नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय व्यवस्था और उसकी कार्यवाही से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम संसद इस हफ्ते के आज के अंक में हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की, जिनमें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीट और उत्तराखंड से 1 सीट शामिल है। इन सीटों के लिए 9 नवंबर को चुनाव होने हैं। साथ ही इसके अलावा बात होगी विभिन्न संसदीय समितियों के कामकाज की, समितियों के कार्य की प्रगति का भी होगा पूरा लेखा जोखा। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव होंगे। ये सीटें अगले महीने रिक्त हो रही हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 27 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है और जरूरत पड़ने पर मतदान 9 नवंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना मतदान के बाद 9 नवंबर की शाम को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा बीजेपी के अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, कांग्रेस के पीएल पुनिया, बीएसपी के राजा राम और वीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस के राज बब्बर का भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान पत्र पर अपनी पसंद की मार्किंग करने के लिए सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से मुहैया कराए गए वॉयलेट कलर के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी हालत में किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के समय कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन विषय की जांच कर रही है। जांच के दौरान समिति ने कहा है कि इस संबंध में 23 अक्टूबर तक ज्ञापन दिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन विषय की जांच कर रही है। इस योजना के 2 घटक हैं। पहला, स्वास्थ्य और परिचर्या केंद्रों की स्थापना करना। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। समिति संस्थागत व्यवस्था, लाभार्थियों की श्रेणियां, वित्तीय तंत्र, चिकित्सा पैकेज, निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के मानदंड, स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों पर उपलब्ध सेवाएं, शिकायत निवारक तंत्र, राज्यों में योजना की प्रगति और स्थिति, योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां, निगरानी तंत्र, धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार को रोकने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार के संबंध में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की जांच करेगी। इस संबंध में 23 अक्टूबर तक ज्ञापन इस पते पर दिया जा सकता है। पता है भूपेंद्र भास्कर, अपर निदेशक, राज्यसभा सचिवालय, कमरा संख्या 411, संसदीय सौध, विस्तार भवन, नई दिल्ली 110001। दूरभाष संख्या है 01123034034। ईमेल पता है rs-cfw@sansad.nic.in। ऐसे व्यक्ति जो मौखिक साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं, वो अपना आशय ज्ञापन में दर्शा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति को प्रस्तुत ज्ञापन समिति के अभिलेख का हिस्सा होंगे और उन्हें अत्यंत गोपनीय माना जाएगा। इन ज्ञापनों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना समिति के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। और इस हफ्ते कई संसदीय समितियों की बैठकें हुई हैं, जिनमें सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राज्यसभा की याचिका समिति की बैठक में महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने पीएसयू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सीएसआर गतिविधियों को व्यवस्थित करने से जुड़े विचार पेश किए। साथ ही कोयला और स्टील की संसदीय समिति ने
बैठक के दौरान सदस्यों ने समिति के कामकाज को लेकर भविष्य के रूपरेखा का लेखा-जोखा पेश किया। राज्यसभा की याचिका समिति की बैठक में महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने पीएसयू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सीएसआर गतिविधियों को व्यवस्थित करने से जुड़े विचार पेश किए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत कंपनियों को अपनी आय की एक निश्चित राशि सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र में खर्च करनी होती है। दरअसल संसद की याचिका समिति का काम उन याचिकाओं की जांच करना है जो सदन में पेश की जाती हैं। इसके साथ ही कोयला और स्टील की संसदीय समिति की बैठक के दौरान सदस्यों ने समिति के कामकाज को लेकर भविष्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। समिति ने 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विस्तार से बात की। 24 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के पुनर्गठन के बाद लोकसभा सदस्य राकेश सिंह को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संसदीय समितियों के कामकाज की कड़ी में रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति ने रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के लिए 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों के संबंध में चर्चा की। इन अनुदान मांगों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की ड्राफ्ट रिपोर्ट से जुड़े पहलुओं पर समिति ने पड़ताल की। समितियों के पुनर्गठन के बाद कनिमोई करुणानिधि को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विदेश मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की इस हफ्ते बैठक हुई। समिति ने 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में विचार विमर्श किया। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पुनर्गठन के बाद लोकसभा सदस्य पीपी चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस हफ्ते कृषि संबंधी स्थायी समिति समेत कई अहम संसदीय समितियों की बैठकें हुई, जिनमें समितियों ने अपने अपने एजेंडे पर विचार विमर्श किया। राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति और 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद लोकसभा की कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति सहित कई समितियों की बैठकें हुई हैं। इस हफ्ते राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। सड़क परिवहन क्षेत्र पर कोरोना महामारी के असर को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने समिति के सामने ब्यौरा रखा। राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली समिति ने देश भर में पर्यटक स्थलों की क्षमता और संपर्क को लेकर इससे संबंधित पक्षों के विचारों को भी सुना। 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद लोकसभा की कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी पहली बैठक की। सांसद पीसी गद्दीगौडर की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी पहली बैठक की। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। लोकसभा सांसद गिरीश भालचंद्र बापट की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन समिति की भी बैठक हुई। समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने। प्राक्कलन समिति सरकारी खर्च के अनुमान में मौजूदा नीति के तहत राशि ठीक ढंग से लगाई गई है या नहीं, इसकी जांच करती है। सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, इन सब मुद्दों पर रिपोर्ट देती है। साथ ही प्रशासन में कार्यकुशलता और खर्च में कमी लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देती है। संसदीय समितियां लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं और इसी कड़ी में गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी बैठक की। इस दौरान समिति ने 2020-21 के लिए अपने भावी कार्यक्रमों पर विचार किया और इस बारे में निर्णय लिए। हाल ही में 2020-21 के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में इस हफ्ते पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संयुक्त समिति ने अपनी बैठक की। आपको बता दें कि समिति विभिन्न पक्षों के विचारों को सुन रही है और इसी क्रम में समिति ने लॉ फर्म ट्राइलीगल बंगलुरु के प्रतिनिधियों के विचार सुने। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति की भी बैठक हुई।
पैनल में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रसार भारती के प्रतिनिधियों के विचार सुने गए। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। समिति ने कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने को लेकर विभिन्न पक्षों के विचार जाने। और संसद इस हफ्ते में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।